प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया। क्रिया आपके पाठ्यक्रम में 2 अंक की पूछी जाती है। बोर्ड परीक्षा में क्रिया 2 अंक की पूछी जाती है और इसमें सामान्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्रिया की परिभाषा। क्रिया जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे हम लिखें राम खाना, मोहन जयपुर। अब इसमें ऊपर वाले उदाहरण में राम खाना, राम करता है, खाना कर्म है, लेकिन क्रिया न आने से यह वाक्य पूरा नहीं हो रहा है। राम खाना, राम क्या काम कर रहा है, बिना क्रिया के इसमें बोध नहीं हो रहा है। दूसरा उदाहरण है मोहन जयपुर। अब मोहन करता है, जयपुर कर्म है, लेकिन मोहन और जयपुर दोनों पृथक पृथक दिखाई दे रहे हैं। यहां मोहन क्या काम कर रहा है यह बिना क्रिया के बोध नहीं होता। इसलिए जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो, यहां हम ये लगा दें खाता है, तो यहां राम क्या कर रहा है इसका बोध हो जाता है। मोहन जयपुर जाता है, मोहन क्या काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है, ये इससे बोध हुआ। राम क्या काम कर रहा है, खाता है, खाने का काम कर रहा है, इससे बोध हुआ। तो क्रिया का क्या काम है, क्रिया किसी काम के होने या करने का बोध करवाती है, उसे क्रिया कहते हैं। अब क्रिया का निर्माण कैसे होता है, क्रिया कैसे बनती है। क्रिया का निर्माण संस्कृत की धातु से होता है। संस्कृत भाषा में क्रिया के रूप को धातु कहा जाता है और उस धातु से क्रिया का निर्माण होता है। जैसे पठ धातु है, यह पठ धातु है, लिख धातु है, चल धातु है, ये धातु रूप है ना। पठ चल लिख ये धातु रूप है, या खा या पढ़ ये धातु रूप है। अब इसमें हम ना लगा दें तो हो जाएगा पढ़ना, ये क्रिया बन गई। इसमें ना लगा दें तो हो जाएगा लिखना, ये क्रिया हो जाएगी। ये तो धातु। चल में ना लगा दे तो चलना, खा में ना लगा दे तो खाना। यानी धातुओं से क्रिया का निर्माण होता है। जैसे पढ़े लिखे खा पी है ना। अब खाना पीना सब में ना लगा दिया धातु में। खाना पीना, नहाना धोना, दौड़ना खेलना कूदना उछलना, जाना आना, ये सब क्रियाएं हैं। अब हम देखते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद होते हैं। देखो क्रिया के अलग अलग आधार पर भेद होते हैं।
यहां हम आज पढ़ रहे हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। और अमूमन यह बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि क्रिया के मुख्य भेद कितने होते हैं, या कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। अब हम कर्म के आधार पर ये भेद है, तो इसके दो भेद होते हैं। एक तो सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया यहां शब्द मात्र से ही बोध रहे, सकर्मक यानी कर्म के साथ। सकर्मक का मतलब कर्म के साथ। जिस क्रिया के साथ कर्म आता है या जहां क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसको सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जिस क्रिया के साथ कर्म आता है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हम ये देखें, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब हम अलग अलग पदों को इसमें देखेंगे। पढ़ने का काम कौन कर रहे हैं? राम। तो राम हो गए यहां कर्ता। पढ़ता है ये है क्रिया, और ये क्या पढ़ता है? पुस्तक। ये हो गया कर्म। तो इस कर्ता के साथ पढ़ता क्रिया है और इसके साथ ये कर्म भी आ रहा है, तो यह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाएगी, क्योंकि कर्म के साथ आ रही है। और यदि यहां यही आ जाए, राम पढ़ता है, तो हमें इसके कर्म का पता नहीं है। क्या पढ़ रहे हैं? पेपर पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं, पत्र पढ़ रहे हैं, उपन्यास पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं। यहां हमें कर्म का पता नहीं है, इसीलिए ये हो गई अकर्मक क्रिया। दो भेद होते हैं, एक सकर्मक और एक अकर्मक। अकर्मक का मतलब कर्म के बिना क्रिया है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? पहले अकर्मक क्रिया की देखें। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं आता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, सरल भाषा में। यदि दूसरी परिभाषा हम इसकी बनाएं तो जहां क्रिया का फल कर्म पर न पड़ के कर्ता पर पड़ता है, पड़ता है, ये क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ करके कर्ता पर पड़ रहा है। तो जहां क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है वहां तो अकर्मक क्रिया। और राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक। जहां क्रिया का फल कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़े उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसके दो भेद होते हैं। बहुत ही सरल परिभाषा में इसको हम बांध सकते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं आता है, अर्थात जहां क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। और दूसरा है सकर्मक। जिस क्रिया के साथ कर्म आता है उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी क्रिया का फल कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़ता है उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब अकर्मक क्रिया के फिर दो भेद हम करते हैं, गत्यर्थक क्रिया और एक स्थित्यर्थक क्रिया। अब पहले इन शब्दों के बारे में हम जाने। गत्यर्थक क्रिया शब्द बना है गति, अर्थ और कैसे। गति का मतलब चाल, गतिशीलता के लिए, चाल के लिए है। गत्यर्थक, अब इसकी हम संधि करें, इनको हम संधि में मिलाएंगे
तो यहाँ ई आ गया, यहाँ ए आ गया। ई के बाद में ए समान स्वर आता है तो ये बन जाता है। यहाँ ये ई की मात्रा निकल गई तो ये तय हलंत युक्त आ गया, ये आधा तय जिसको हम बोलते हैं। और ई का क्या बन जाता है, ये बन जाता है। तो यहाँ आ गई ये हलंत युक्त। ये आगे वाला जोड़ दें अर्थ गत्यर्थ, तो ये हलंत अट जाएगा। ए इसमें आ गए, हलंत अट गया। और ये क्या है, ये क्या हो गया, गत्यर्थक, गतिशीलता। अकर्मक क्रिया का भेद होता है गत्यर्थक क्रिया, गत्यर्थक अकर्मक क्रिया इसको बोलते हैं। यानी ऐसी क्रिया जो अकर्मक है और गतिशीलता का बोध करवाती है, ऐसी क्रिया जो अकर्मक है और गतिशीलता का बोध करवाती है। जैसे हम लिखें पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। अब यहां उड़ने का काम कौन कर रहा है, पक्षी, ये हो गया कर्ता। और उड़ना रहना है ये हो गई क्रिया। इसमें कर्म नहीं है, इसमें कर्म नहीं है, यानी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में भी कौन सी है, ये गत्यर्थक क्रिया, क्योंकि उड़ना गतिशीलता का बोध है, स्थिर क्रिया नहीं है, गतिशील क्रिया है। इसीलिए इसको हम गत्यर्थक अकर्मक क्रिया में रखेंगे। जहां गतिशीलता का बोध होता है और अकर्मक क्रिया हो उसको गत्यर्थक अकर्मक क्रिया। अब दूसरी बात हम करें, दूसरा भेद अकर्मक क्रिया का, स्थिति अर्थक। स्थिति अर्थक शब्द की रचना कैसी हुई है, स्थिति अर्थक, इससे बना है अर्थक। यहां ये ई है, यहां ए है। संधि नियम के अनुसार ई के बाद में ए आता है तो ई का ये बन जाता है। यहां ई का ये बन गया, ये भी हलंत युक्त। लेकिन ये आगे वाला इसमें मिलाएंगे ना तो ये ए मिलने से हलंत हट गया, आगे ये हो गया स्थिति अर्थक। यानी किसी स्थिति का बोध करवाए या स्थिर क्रिया हो उसको हम स्थिति अर्थक कहते हैं। जैसे राधा हंस रही है, राधा हंस रही है, तो हंसना रहना ये क्रिया राधा है, करता है। लेकिन हंसी में गतिशीलता नहीं है, स्थिरता है, इसीलिए हम इसको स्थिति अर्थक क्रिया में रखेंगे। इसके बाद में हम देखें सकर्मक क्रिया के भेद। जिस क्रिया के साथ कर्म आता है उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। शब्दों से हमें पता लग रहा है, एक है एक कर्मक, यानी एक कर्म, जहां एक कर्म, जिस क्रिया के साथ एक कर्म आता है उसको हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के साथ एक कर्म आता है उसको हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन या मोहन पुस्तक पढ़ता है, यहां मोहन करता है, पढ़ता क्रिया है, पुस्तक कर्म है। लेकिन कर्म क्या है, एक ही तो है, एक है। ये सकर्मक क्रिया है, लेकिन सकर्मक में भी कौन सी है, एक कर्मक क्रिया। इसमें एक ही कर्म आ रहा है, इसीलिए हम इसको एक कर्मक क्रिया कहेंगे।
जिस क्रिया के साथ एक कर्म आता है उसको एक कर्मक क्रिया कहते हैं। फिर नंबर 2, द्विकर्मक क्रिया। द्वि का मतलब दो। जिस क्रिया के साथ में दो कर्म आते हैं उसको द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे मोहन बच्चे को पुस्तक पढ़ाता है। मोहन बच्चे को पुस्तक पढ़ाता है। अब पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मोहन। काम को करने वाले को करता, ये करता। पढ़ाना क्रिया है ये। अब पुस्तक ये एक कर्म, बच्चे ये दो कर्म। इस पढ़ाता है क्रिया के साथ में दो कर्म आ रहे हैं, इसलिए इसको हम द्विकर्मक क्रिया में रखेंगे। ये द्विकर्मक क्रिया। तो एक तो क्रिया की परिभाषा, जिन शब्दों से किसी काम का करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। संस्कृत में जो धातु होते हैं, धातु में ना प्रत्यय लगा करके क्रिया का निर्माण किया जाता है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये भेद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादातर क्या है कि क्रिया के नॉर्मल यही भेद पूछे जाते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म आता है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं आता है उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में गत्यर्थक क्रिया, जिस क्रिया जो ऐसी अकर्मक क्रिया जिसमें गतिशीलता का बोध होता है गत्यर्थक अकर्मक क्रिया कहलाती है। स्थित्यर्थक क्रिया जिस जो अकर्मक क्रिया स्थिरता का बोध करवाती है वो स्थित्यर्थक क्रिया। सकर्मक क्रिया में एक कर्मक और द्विकर्मक, जिस क्रिया के साथ में एक कर्म आए वो एक कर्मक क्रिया, और जिस क्रिया के साथ में दो कर्म आए उसको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो आज हम केवल कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम दूसरे आधारों पर क्रिया के भेदों की चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।